आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी चैप्टर्स जो मैथ्स से हैं उनके हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, रिवीजन कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने ये डिटर्मिनेंट का एक सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक शॉर्ट में नहीं किया करने मुझे पसंद है, कारण कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। अभी हमारे पास समय है और डेली के हिसाब से हम लोग थोड़ा-थोड़ा समय निकालते हुए अपनी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। चलिए, उसी कड़ी में हम लोगों ने जो डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, अब हम लोग कल प्रॉपर्टीज़ उसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हमको पढ़ना था एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या पढ़ना था बेटा? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए वहाँ से चालू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि इसको हम लोग इसकी सहायता से क्या करते हैं बेटा, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। किस चीज़ का एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की सहायता से। जैसे हमको दे दिया गया है एक ट्रायंगल, दिया गया है और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब कह दूं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल, तो भाई अपने पास अगर एरिया का पूछ रहा है, एक तो वही अपना पुराना तरीका है जो आप लोग हीरोज चालू किए थे, दूसरा आपका ये वाला है, ठीक ना। तो कैसे करते हैं इस एरिया को फाइंड आउट करने का? कई जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन वगैरह जब पढ़े थे तो वहाँ पर भी एरिया का जो तरीका था वो क्या था भाई? फॉर्मूला था हाफ, ये था ना, x1 y1 y2 माइनस y3, दूसरा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक तो ये फॉर्मूला था, आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े रहे होंगे। दूसरा यहाँ पर जो एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट इज द डिटर्मिनेंट, और ये क्या होता है बेटा? मॉडुलस ऑफ। अब 1/2 आप सभी कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 और x3 y3। साथ ही साथ बात होती है डिटरमिनेंट क्या है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर के रूप में इसको लिखते हैं, तो यानी कि ये 2x2 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? 3x3। आपने 1 1 1 रख देना है, और अब इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है मॉडुलस का। तो मॉडुलस क्यों यूज़ किया? तो मॉडुलस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एरिया हुआ, लेंथ हुआ, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, वो सदैव क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। जस्ट इन केस अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तुरंत आप क्या कर देंगे? मॉडुलस का सिंबल अटैच करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। चलिएगा, वहीं पर आता है कि अगर ट्रायंगल ये 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और ये क्लोज्ड फिगर है, तो आप तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जस्ट इमेजिन कि क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो कोलिनियरिटी एक कंडीशन आती है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, एक सरल सीधी रेखा में है, तो इसका क्या नियम है, कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर अगर वो तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका एरिया कितना रहेगा बेटा? 0 रहेगा। अब एरिया 0 है तो इस सिचुएशन में ये जो आ जाएगा दैट इज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 की, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। और इस तरीके से कोलिनियरिटी सिद्ध करने के लिए आपने क्या कर लेना है? तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लाइन से लिख देंगे और आपने क्या कर देना है? ये आपका इसको 0 के इक्वल कर देना है। तो ये तो सिद्ध करने का तरीका होगा। क्या प्रश्न ऐसे आते हैं कि सिद्ध करिए कि ये कोलिनियस है? हाँ, आते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन क्या ज़्यादा आता है? तो इसमें आते हैं ज़्यादातर आपके ये पता करने के लिए कि बता देता है आपको कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है और उनमें कोई एक कोऑर्डिनेट आपको सही तरीके से नहीं दिया रहेगा। एक्स, वाई कुछ ऐसे वेरिएबल्स में दे देगा। तो आप लोग क्या करते हैं, तब आपने वहाँ पर प्रयोग करना है नियम का, और नियम का प्रयोग करके 0 के बराबर करके एक इक्वेशन बन जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन।
दूसरा क्या है इसका? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिएगा बात करते हैं। चलिए, दूसरा है इसका एप्लीकेशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया, वहाँ पे सिस्टम्स की बात कर रहा है, कितने हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक ना। अब जैसे टू वेरिएबल्स के हैं तो आपका जनरल लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं जो कि आपके स्पेस में दौड़ेंगे, ठीक ना। तो लीनियर इक्वेशन सिस्टम में आपके जो सॉल्यूशन हैं वो दो प्रकार से देता है। एक देता है आपका इनकंसिस्टेंट, सिस्टम होता है, और दूसरा होता है क्या भैया? कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक ना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में पहले आपने इनकंसिस्टेंट्स को समझना है। इनकंसिस्टेंट ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होता है, नो सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट में आपके सोल्यूशन तो प्राप्त होते हैं, लेकिन सोल्यूशन दो प्रकार से हो सकता है प्राप्त। वन इज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना, या फिर आपको क्या मिल जाएंगे, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आपके मिलते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग सोल्यूशन करते कैसे हैं? जैसे मेरे पास दो इक्वेशन आपको दे दिया गया है, दैट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, एक ये दे दिया गया है लीनियर इक्वेशन। दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू दे दिया गया है। दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दो वेरिएबल्स के हैं। ऐसे ही तीन वेरिएबल का मैं नोट कर दे रहा हूँ। एक तो दो वेरिएबल वाले, तो ये आपने याद रखना। चलिए पहले एक दो वेरिएबल वाले को समझ लेते हैं ताकि थ्री वेरिएबल को समझने में हमें दिक्कत ही ना हो। तो दो वेरिएबल वाले की बात कर रहे थे, तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई? तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट की सहायता से। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटे, कि आप क्या करते हैं, ए वन और बी वन जो आपके एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं, आप उसको पहले लिखते हैं। पहले इक्वेशन का एक पहले रो में ए वन बी वन, दूसरे का दूसरे रो में ए टू बी टू। अब जिससे ये अटैच हैं ये रो में नहीं जाएगा, चूंकि आपने इसको पहले वाले को क्या किया है, रो में लिया है ना, इसको रो में लिया था। इसके वेरिएबल्स को किस में लेंगे बेटा? कॉलम में, एक्स इंटू वाई। और ये किसके बराबर था? सी वन और सी टू को, और वो भी किस में रहेंगे बेटा? कॉलम में। आप इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? सोल्यूशन में जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको वेरिएबल्स की फाइंड आउट करनी होती है ना वैल्यू, कि एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, यही तो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे करते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आती है, वो कितनी आती है बेटा? वो आती है ए ए वन बी वन ए टू बी टू। आपका लेफ्ट साइड से वो राइट साइड गया तो क्या बन गया? इनवर्स। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? सी वन सी टू से। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका इनवर्स बन गया ना। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया? इनवर्स हो गया। अगर मैं जनरल वे में इसके वेरिएबल कांस्टेंट्स को, कोफिशिएंट्स को मैं ए से रिप्रेजेंट करता, वेरिएबल को एक्स से रिप्रेजेंट करता, और इधर वाले को बी से रिप्रेजेंट करता, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मेरे क्या करना पड़ता है? ए इनवर्स बी बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इनवर्स आपके कैसे बनते हैं कोई लीनियर इक्वेशन के लिए। तो इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इनवर्स को बनाने का तरीका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा ना। अब बात करते हैं कि एडजॉइंट कैसे बनता है। डिटर्मिनेंट तो सभी को पता है कि ये क्या है? एक्सपेंशन है। क्या है? एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का तरीका बताया था, किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू आपने यही याद कर लेना है, दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसी का प्रयोग करते हुए आप सिंपल तरीके से इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपका तरीका है। तो बात करते हैं एडजॉइंट कैसे हम लोग वही करते हैं। तो एडजॉइंट को पढ़ने के लिए ना हमको जरूरत पड़ती है माइनर्स, इसकी माइनर की। माइनर को मैंने कल ही आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर रो कॉलम को छोड़कर जो बचे हुआ एक सब डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स है, आप उसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड माइनर। माइनर में जब आप सिंबल को अटैच कर देते हैं, सिंबल को अटैच करते हैं, तो सिंबल के अटैच करने के बाद आपको बन जाता है क्या? कोफैक्टर। अब इन्हीं कोफैक्टर की सहायता से ही बनता है क्या बेटा? आपका
एडजॉइंट बनता है। क्या बनता है? एडजॉइंट। जैसे इसमें आपने एम आई जे के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ए आई जे के रूप में, ठीक ना। अब इन्हीं पहले रो पहले कॉलम, जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का है ना, तो 2 क्रॉस 2 को जैसे मेरे को रिप्रेजेंट करना है एडजॉइंट के रूप में, तो मैं को फैक्टर के एडजॉइंट बनाना ना, तो एडजॉइंट क्या बनेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे बनेगा? एडजॉइंट क्या बनेगा बेटा? को फैक्टर्स को, यानी कि A11 A12 A21 A22, ये चारों हो गए। आप इसको करने के बाद क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, यानी कि शिफ्ट कर देंगे इसके पोजीशन को। दैट इज A11 A12 A21 और A22 क्या होता है बेटा? एडजॉइंट होगा। क्या हो जाएगा? एडजॉइंट होगा। किसका? एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A21 A22। और जहाँ पर आपका A11 की वैल्यू कितनी है बेटा? A11 की वैल्यू है आपकी A22, ठीक है। A12 की वैल्यू कितना है बेटा? A12 की वैल्यू है A21 माइनस का। A21 की वैल्यू कितना है? माइनस का A12। और A22 की वैल्यू कितना है बेटा? प्लस का A1। ये आपका वैल्यूज हैं, आप रिप्लेस करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? एडजॉइंट बन जाता है, ठीक ना। अब जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन लेकर सॉल्व कर कर सभी को सिखा देते हैं, तो 2 वेरिएबल वाले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? 3 वेरिएबल वाले सोल्यूशन करना सीख लेंगे, तो कम से कम एक एक उदाहरण हो जाएगा ना, तो यहीं पर आपका वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी जो मोस्टली आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि मैं हम लोगों को एक प्रश्न ऐसा मिल जाए जिसमें हम लोग क्या कर पाए भाई, इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लें कि हमने कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उदाहरण हमको मिल गया, जैसे उदाहरण है आपका, क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है आपको लीनियर इक्वेशन दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 11। और इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ कौन सा करना है? इसको यूज़ करना है मैट्रिक्स मेथड का। किसका? मैट्रिक्स मेथड का। एक मिनट रुकिएगा, दिख रहा है ना? चलिए, बहुत सुंदर दिख रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहली बात आपने ये समझना है, लीनियर इक्वेशन सभी को सॉल्व करना आता होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे सबसे पहले एक्स और वाई की जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम लोग चेक भी कर लेंगे ना तुरंत। तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस वाई इक्वल टू 11 है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 6। माइनस कर देंगे तो ये अपोजिट सिंबल लेकर जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये कितना हो गया बेटा? 5y। ये कितना हो गया? y, दैट इज इक्वल टू 1। किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, ये आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 11। 4x इक्वल टू ये हो जाएगा 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये हमको अब पता चल गया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू है कितनी। अब हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं बेटा? हम लोग प्रयोग करने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड का। तो मैट्रिक्स मेथड को हम सीखेंगे। हमने क्या कहा था? दोनों इक्वेशन के x और y के जो कोफिशिएंट है आप उनको एक रो में रखते जाएंगे, 2 एंड माइनस 3। 2 एंड माइनस 3, इस सिंबल को ना भूलिएगा, ये माइनस आपका यहीं से उठा के आया है। दूसरा क्या है बेटा? 4x माइनस वाई, दैट इज 4 इंटू माइनस 1। उसके बाद कॉलम में किसको रख देंगे? वेरिएबल्स को, x एंड y। और ये किसके बराबर रखेंगे? 3 और 11 के बराबर, ठीक है। ये हम लोगों ने रख दिया। हमको वैल्यू चाहिए किसका? हमको वैल्यू चाहिए x और y का। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 4 माइनस 3 एंड माइनस 1 को इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 और 11 से। अब इसको ये जो है, अब इसका इनवर्स बनाने के लिए इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। तो ए का इनवर्स जो बनेगा वो कैसे बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए हमको जरूरत है किसकी बेटा? कोफैक्टर्स की। किसकी? कोफैक्टर की। कोफैक्टर्स कैसे बनाएंगे? कोफैक्टर बनेंगे आपके माइनर से, ठीक है। किससे? माइनर से। चलिए, सिंपल तरीका है। थोड़ा सा प्रोसीजर अभी लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपके लिए फास्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो ये आपका है डिटर्मिनेंट, दैट इज 2 4 माइनस 3 एंड माइनस 1। चलिए, तो सबसे पहले M11 की देखते हैं। M11 माइनर, दैट इज माइनस 1। M12
दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। m21 दैट इज इक्वल टू -3 एंड m22 दैट इज इक्वल टू 2। अब कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर क्या रहता है बेटा, ये यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक ना। ये आपस सिंबल चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। ये आपने याद रखना है। चलिए, तो आपने केवल क्या कर देना है, पहले वाले को प्लस रखना है जो है सही है, ये 1 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और चौथे वाले में कोई परिवर्तन नहीं, A22 में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए दोनों को जोड़कर एक इवन नंबर मिल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। बाकी दोनों देखिए जोड़ने पे ऑड मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, इसलिए इसका सिंबल परिवर्तित कर देंगे। A12 की वैल्यू कितना बेटा, -4। A21 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 3। ये बन गया। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट आपका बन जाएगा, एडजॉइंट किससे बनेगा, आप इन सभी को अरेंज कर दीजिए, -1 -4 3 एंड 2, और इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चला जाएगा, -1 -4 3 एंड 2, ये बन गया एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर रो और कॉलम को उठा लो, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये 12 आ गया ना भाई, ये कितना है, -12 प्लस 12 इक्वल टू 10, कितना आ गया, 10 आ गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आ गई 10, और ये आपका आ गया एडजॉइंट, ठीक है। तो आपका इनवर्स, ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 3 एंड 2। अब इस तरीके से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपका ये दोनों मल्टीप्लिकेशन अब करना है ना, आपने इनवर्स बना लिया, इनवर्स से अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले कांस्टेंट को जो बना है उसको बाहर रखिए, -1 -4 3 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन है किससे, 3 और 11 से है, रो का कॉलम से करते जाइएगा, 1/10 को बाहर रखिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना बेटा, -3 और प्लस का 33, माइनस का 12 और प्लस का 22। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा, 1/10, और ये कितना है 30, और ये कितना है 10। अब इसको अंदर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एंड 1, और ये किसकी वैल्यू थी, x की, और x किसको माना था, x/y, ये x y को माना था। अब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से x बराबर कितना आ गया 3, और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, कंपैरिजन के थ्रू। और यही तो आप लोगों ने शुरुआत में फाइंड आउट किया था, x और y की वैल्यू, ये देखिए है ना, y बराबर 1 और x बराबर कितना है बेटा 3, आपने प्रूफ किया था। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग प्रोसीजर को किए कैसे। नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करिएगा और इसको दोबारा समझ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, छोड़ना नहीं है, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं, ऐसे ही 3 वाले को समझ लेते हैं। 3 वाले का एक उदाहरण ले लेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं ले रहा हूँ, अच्छा 3 वाले को सॉल्व करना ना, लीनियर इक्वेशन का बेसिक जो तरीका है उस तरीके से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन है। आपको यह तरीका ज़्यादा बेनिफिटेबल लगेगा। अब जैसे मैं दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, क्वेश्चन है आपका क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4। दूसरा है 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल टू 1। एक मिनट, हाँ ठीक। तीसरा 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल टू 2। ये है आपके 3 इक्वेशन है। सबसे पहले बात क्या करना है, वही तीनों को सही तरीके से लिख देना है। रो में कोफिशिएंट को लेके आएंगे, 2 3 10 4 -6 5 6 9 एंड माइनस का 20, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ क्या, कॉलम में लेकर चले जाएंगे सभी वेरिएबल को, x है, y है और z है, इक्वल कर देंगे कॉन्स्टेंट्स को, दैट इज 4 1 एंड 2। अब x y z की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स बनाना पड़ेगा। ये है a,
ये है x और ये है b। देन x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, a इनवर्स b बनेगा। चलिए तो a इनवर्स बनाते हैं। a इनवर्स के लिए किसकी जरूरत है, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। पहली बात ये देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो आपके जीरो के बराबर है या नहीं। अगर जीरो के बराबर नहीं है तभी ये पॉसिबल होगा निकालना, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए तो इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 2 4 एंड 6, 3 माइनस 6 एंड 9, 10 5 एंड 20। किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू चलते हैं तो भाई हम पहले रो के थ्रू चलते हैं, मेरे को वही सही लगता है। इस रो इस कॉलम को छोड़ा तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस का 120, 9 बचे 45, ठीक है ना। सॉरी इसमें माइनस रहेगा। चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपने इसको मतलब होता है ना कि चीज़ें समझ में, माइनस माइनस लिया था भाई, प्लस हो गया, ठीक है। दूसरा -3 लिया, इस रो इस कॉलम को छोड़ा, ये हो गया माइनस का 80 और ये देखिए माइनस का 30, प्लस का 10 लिया और बचा क्या, 9 बचे, 9 चौक 36 और ये माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया बेटा कितना, 2 और 2 में मतलब 120 में से 45, तो ये 80, 80 में से 5 की बेटा 75, 2 गुणे 75 दैट इज 150, माइनस ये देखिए 110 था, 110 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 110 330 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 330, 36 दूना 72 प्लस 700, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, 36 दूना 72 720 हो रहा है और ये सही जा रहा है मेरे ख्याल से। तो मेरे जो भी वैल्यू आ रही हो वो क्या है बेटा, आपका सही जा रहा है। एक बार देख लेते हैं, 130 ये बन गया 150, 700, 750, 750 ये बन गया 1050, 1000 टोटल आ गया 1200। 1200 आपका जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो पहली बात तो वैल्यू आपकी पॉसिबल है, पहला काम आपका यहीं कंप्लीट होता है। दूसरा काम क्या करना है, अब इनवर्स बनाना है। इनवर्स के लिए माइनर्स बनाने हैं, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33, ठीक है। सबसे पहली बात इसको डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला रो पहला कॉलम छोड़ा 6 और ये बना ना, ये 120, 120 में से 45 गया, कितना बचा बेटा, 120 में से 45 गया, तुम्हारा बच गया 75, 75, ठीक है। इसकी इसको छोड़ देते हैं, 20 चौको 80 और उसमें से 30 गया, 80 माइनस 80 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 110, ठीक है। और इसी तरीके से अब कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा और फास्ट करना है भाई। तो ये छोड़ा 9 9 चौक 36 और ये माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 72 हो गया। अब इसके बाद इस पे पहुँचे, इसको छोड़ा, ये हो गया माइनस का 60, माइनस का 60 और ये हो गया माइनस का 60 माइनस का 90, इसको पास गए, इसके पास गए तो ये हो गया माइनस का 40 और ये हो गया माइनस का, यहाँ पे थे ना इस पे माइनस का 60, इसके पास गए तो इसको छोड़ा और ये हो गया 9 चौक दूनी 18 और ये माइनस का 18 और इसके बाद इसके पास गए तो ये हो गया बेटा 6 5 15 प्लस का 60, इसके पास गए बेटा, इसके पास यहाँ पर 10 10 में से 40 गया और इसी प्रकार से इसके पास गए तो ये आ गया माइनस का 12 और माइनस का 12, ये आ गया बेटा आपका 75 माइनस का 110, ये आ गया 72, ये आ गया माइनस का 150, ये आ गया माइनस का 100 माइनस का 0, ये आ गया बेटा 75, ये आ गया आपका माइनस का 30, ये आ गया माइनस का 24, ठीक है। चलिए अब ध्यान से बस इतना से देख लीजिए कि कौन से ऐड करने पे आपका ऑड आएगा, कौन सा ऐड करने पे इवन आएगा। टिक मार लेते हैं, ये इवन दे रहा है, ये इवन दे रहा है, ये दे रहा है इवन, ये इवन दे रहा है और ये इवन दे रहा है। इतने को जैसा है वैसा लिख देंगे, ये A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये हो गया ना।
बस जितने को टिक मारा है ना, उतने को जैसा है वैसा नोट कर देंगे और बाकी सभी को नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो 75 ही है, ये 72 ही है, ये माइनस का 100 है, ये आपका 75 है, ये आपका माइनस का 24 है। बाकी को उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट से, ये 0 है, ये बेटा 150 हो गया और ये 110। अब आपका एडजॉइंट्स ये कोफैक्टर निकल गए, तो एडजॉइंट क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, आप सभी को लिख दीजिए 75, 110, 72, 150 माइनस का 100, 0, 75, 30 और माइनस का 24। इसका क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने पे आपका क्या आ जाएगा बेटा? आपकी वैल्यू आ जाएगी 75, 110, 72, 150 माइनस का 100, 0, 75, 30 और माइनस का 24। ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। नहीं आई हैं तो पूछ लीजिएगा दोबारा एक बार फिर से। अब ये एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 1200। अब इस तरीके से किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ये x की वैल्यू आ गई ए इनवर्स बी होता है, अब b से मल्टीप्लाई करना है यानी कि इससे। ये आपका वैल्यू है कितना बेटा? 75, 110, 72, 150 माइनस का 100 और 0, 75, 30 और माइनस का 24। है बहुत आसान चैप्टर, लेकिन ये कैलकुलेटिव है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ना सतर्क रहिएगा। हल्का सा सतर्कता हटा तो भाई आपका गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, और इसको किससे? 1200 से डिवाइड करना है, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200, ये आ गया 300 प्लस 150 और प्लस का 150, ये आ गया बेटा 440 माइनस 100 प्लस का 60, ये आ गया 288 प्लस का 0 माइनस का 48। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/1200, ये आ गया बेटा आपका 600, ये 400 और ये 240। इस 1200 को अंदर लेकर जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 1/2, 1/3, 1/5। कंपैरिजन करेंगे किससे है? एक्स वाई और जेड से है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/3 और z की वैल्यू आ गई कितना? 1/5। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस चीज़ को तो समझ ही लिया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जो भी चीज़ें बची हैं उसको आज ही कंप्लीट करेंगे डिटर्मिनेंट का। बस 1-2 टर्म मुझे लगता है बचा हुआ है। चलिए यहीं पर इसी पेज पे पहले बता देते हैं। 2 प्रकार के मैट्रिक्स हैं, डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग होते हैं ये दोनों। वन इज़ सिंगुलर, एक मैट्रिक्स है ए, उसको सिंगुलर कब बोला जाएगा और एक कब नॉन सिंगुलर बोला जाएगा? सिंगुलर तब बोला जाता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए और ये किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। नॉन सिंगुलर कब बोला जाता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए और वो 0 के बराबर ना आए, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। तो ये वाला टर्म बहुत सिंपल था, मुझे लगता है कि ये आपने समझ लिया होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना? चलिए, एक रूल और आपने यहीं पे नोट कर देना है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स जो है, उन दोनों के इन्वर्स को उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके इक्वल होता है, ठीक ना? ये प्रूफ करने के लिए आता है। और एक रूल है, किसी मैट्रिक्स ए के किसी मैट्रिक्स ए के आप ट्रांसपोज पर इन्वर्स लगाइए या फिर उसके इन्वर्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाइए, दोनों ही सिचुएशन में जो वैल्यू है वो क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। इसको ट्रांसपोज को टी से रिप्रेजेंट कर दो, नहीं तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब तो मेरे ख्याल से इतना ही है, इनफ है आपको बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग। अब इससे ज़्यादा चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा मैं नहीं मानता, ठीक है ना? इतनी चीज़ें पढ़ी जाएँ जो कि अभी के लिए रिवीजन के तौर पे हमारे लिए ज़रूरी थी, और ज़रूरी वाली चीज़ों को आप लोगों ने क्या कर लिया है? रिवाइज़ कर लिया है ऑलरेडी। अब हमको क्या करना है भाई? हमको करना है अपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। चलिए, किसी भी प्रकार का सजेशन हुआ, किसी प्रकार की आवश्यकताएँ हुई, किसी भी प्रकार की वार्तालाप हुई, इसके लिए आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हमने पढ़ाया धीमे है, आप पढ़ेंगे तेज़
आपको चलिए बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाला है, विश्वास रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए आप सभी का दिन शुभ हो।